गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले क्लास में ये हम डिस्कस कर रहे थे 2021 का फर्स्ट क्लास मैनेजर रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है ना, 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने डिस्कस कर लिया था रिपोर्टेबल इंजरी के बारे में, कि रिपोर्टेबल इंजरी जो होता है उसमें कितने घंटे से ज़्यादा इन्फोर्स्ड एब्सेंस रहता है ना, कि कितने घंटे से ज़्यादा आपका एब्सेंट रहेगा तो उसे अपन मानेंगे कि ये रिपोर्टेबल इंजरी है। तो रिपोर्टेबल होता है 72 आवर्स। ओके, माइनर इंजरी 24 आवर्स। ये दोनों में एकदम कंसेप्ट क्लियर रखना है हम लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 41। सुपर एडजेसेंट ग्राउंड क्या होता है? सुपर जेसेंट ग्राउंड आप एक मिनट ना, जाओ जाओ। तो सुपर एलिवेशन पूछ रहे हैं कि सुपर जेसेंट के पूछ रहे हैं आप? एक होता है सुपर एलिवेशन, है ना। सुपर एलिवेशन हॉल रोड से रिलेटेड है, ठीक है। और सुपर जेसेंट ग्राउंड अगर आप पूछ रहे हैं तो ऐसा ग्राउंड जिसमें अपन माइनिंग एक्सकेवेशन नहीं करते हैं वो सुपर जेसेंट ग्राउंड कहता है ना। जैसे माइनिंग करने से पहले जो ग्राउंड का क्या रहेगा, सिंपल ग्राउंड रहेगा, है ना। तो दैट इज नॉट एक्सटेंडेड बिलो माइनिंग एक्सकेवेशन। माइनिंग एक्सकेवेशन के नीचे जो ग्राउंड नहीं जाता है उसको अपन सुपर जेसन ग्राउंड कहते हैं। किधर ये माइंस एक्ट के 1952 में इसका आपको डेफिनेशन में मिल जाएगा, सुपर जेसन ग्राउंड जो माइनिंग एक्सकेवेशन के बियॉन्ड नहीं जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। In a seam in which a fire or spontaneous heating exists in the working below ground or in open cast working lying within the precinct of a mine, such type of seam is known as। जहाँ फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग एग्जिस्ट है, ठीक है, वहाँ आग लगा हुआ है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑलरेडी है। ओके, पहला क्या बोल रहा है? ऐसा सीम जहाँ स्पॉन्टेनियस हीटिंग एग्जिस्ट है और वहाँ आग लगा हुआ है इन द वर्किंग बिलो ग्राउंड। बिलो ग्राउंड माइन से या ओपन कास्ट माइन से, ठीक है। कोयले के सीम में आग लगा हुआ है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग एग्जिस्ट है। प्रेशर ऑफ माइंड, सच टाइप ऑफ सीम इज नोन एज। इस टाइप के सीम को अपन क्या कहेंगे? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री कंबस्टिबल सीम या फायरी सीम, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 41 का क्या है? फायरी सीम। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट आर द अनसेफ वर्किंग कंडीशंस एट माइंस? चूज फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो चार पांच ऑप्शंस दिए हैं उनमें से अनसेफ कंडीशन कौन सा, अनसेफ वर्किंग कंडीशन कौन सा है? पहला है डिफेक्टिव टूल्स और इक्विपमेंट। ओके, आपका टूल्स और इक्विपमेंट ही डिफेक्टिव है। दूसरा है कंजेशन इन द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है ना, वहाँ चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। नैरो रोड्स, हॉल रोड्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा नैरो रोड्स है, एक डंपर आ रहा है तो दूसरे में दूसरा आके खड़ा हो जा रहा है, ठीक है। इम्प्रॉपर मेथड ऑफ वर्किंग, पुअर हाउस कीपिंग, मेथड ऑफ वर्किंग आपका सही नहीं है। ये सारे चीज़ क्या है? अनसेफ वर्किंग कंडीशंस है ना, कि टूल्स और इक्विपमेंट भी डिफेक्टिव है, वर्क प्लेस कंजेस्टेड है, नैरो रोड्स है, इम्प्रॉपर मेथड ऑफ वर्किंग है, पुअर हाउस कीपिंग है, साफ सफाई नहीं है वहाँ। ये सारे ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर, ठीक है, अनसेफ वर्किंग कंडीशन का। क्वेश्चन नंबर 43। नो कोर्ट शैल टेक cognizance of any offence under the Mines Act 1952 unless the complaint thereof has been made within
डैश मंथ, कितने मंथ के अंदर, है ना, फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑफेंस इज अलीग टू हैव बीन कमिटेड। ठीक है, तो माइंस एक्ट 1952 के अंदर जो भी कुछ भी होता है उसमें कोई भी कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि उसे क्या करना है, कंप्लेन करना है कोर्ट में कितने मंथ के पहले, फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑफेंस इज अलीग्ड टू हैव बीन कमिटेड, है ना। क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है 6 महीने पहले आपको उसका 6 महीने पहले उसका आपको देना पड़ेगा, कंप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, विद इन 6 मंथ, 6 मंथ फ्रॉम द, जो भी ऑफेंस हुआ है, जो भी गलती हुआ है उसके 6 मंथ से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लेन देना पड़ेगा, उसके बाद ही वहाँ अपना कुछ हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, एज पर माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966 a dumper operator is required to undergo theoretical and on the job training for dash days। ठीक है, जो डंपर ऑपरेटर है उसे जो थ्योरेटिकल और जॉब ट्रेनिंग देना है वो कितने दिन का देना है। ओके, डंपर ऑपरेटर को थ्योरेटिकल और जॉब ट्रेनिंग देना है आपको माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल के अकॉर्डिंग 5, 10, 15, 20, 24। ठीक है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग रूल के अकॉर्डिंग इसको देना है 24 डेज का थ्योरेटिकल एंड ऑन जॉब ट्रेनिंग, मतलब दोनों का मिला करके बता रहा है ना। थ्योरेटिकल ट्रेनिंग जो अपना वीटीसी में जाके वो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग लेगा, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी जो अपना फील्ड में जा करके डंपर वगैरह में ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेगा। ठीक है, कोल टनेज में क्यों मेजर होता है एंड ओवरबर्डन क्यूबिक मीटर में क्यों। ठीक, क्या होता है देखिए, कोल का स्पेसिफिक ग्रेविटी अपने को मैक्सिमम पता, जहां भी हमारा कोल सी मिला तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता रहता है। ठीक है, और जो मिट्टी रहता है वो अलग अलग तरीके का वो भी रहता है, कहीं शेल मिल गया, कहीं सैंड स्टोन मिल गया, कहीं आपका टॉप सॉइल मिल गया, है ना, तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफाई नहीं रहता है, इसलिए उसको अपन टन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग हर जगह मिलेगा, है ना। कोल तो हमें एक सीम मिला, तो एक सीम मिला तो मैक्सिमम उस सीम की पूरी स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम रहेगी। तो हमारा जो मान लीजिए एक शॉवेल है, शॉवेल को अपन क्या कर सकते हैं, एक मान लीजिए शॉवेल है, शॉवेल का जो ये बकेट है, ठीक है, ये जो शॉवेल का बकेट है, इस शॉवेल को बकेट को हम क्यूबिक मीटर में जानते हैं। ठीक है, कि ये 10 क्यूबिक मीटर का शॉवेल है। ठीक, 10 क्यूबिक मीटर का शॉवेल है, तो ओबी में अलग अलग डेंसिटी का स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसे बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ओबी का हर थोड़ा दूर में अलग अलग हो जाएगा, कहीं शेल, कहीं टॉप सॉइल, कहीं सैंड स्टोन, कहीं कुछ और, है ना। तो ये तो क्यूबिक मीटर में नाप दिया। अब कोल को हम क्यों टन में नाप सकते हैं, क्योंकि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता रहेगा कि जो भी सी मिली मैक्सिमम एवरेज देखा जाए तो 1.2 रहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी कोल का। ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसको जब हम क्यूबिक मीटर, 10 क्यूबिक मीटर एक बकेट कोयला हम भरेंगे, उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 या जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगा, है ना, तो हमारा वो टन में इजिली कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम कोयले को टन में लेते हैं ताकि हमें आगे कैलकुलेशन इजी हो कि हमने कितना टन कोयला निकाला, कितना टन कोयला डिस्पैच कर दिया, है ना, ये सारा कुछ। तो इजीली हमारा कोल टन में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता रहता है, इसलिए हम कैलकुलेशन आगे हमारा इजी हो इसलिए उसे टन में लेते हैं। और वो भी अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी का मिलते रहता है, इसलिए उसे हम हमेशा क्यूबिक मीटर में लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 44 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 45, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेफ्टी कमिटी इंक्लूडिंग चेयरमैन एंड सेक्रेटरी आर। ठीक है, जो सेफ्टी कमिटी बनता है हमारे माइंस लेवल का, सेफ्टी कमिटी की बात हो रही है ये, कि माइंस लेवल में जो सेफ्टी कमिटी होता है जिसका चेयरमैन मैनेजर होता है, सेक्रेटरी सेफ्टी ऑफिसर होता है, उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स चेयरमैन और सेक्रेटरी को इंक्लूड करके 15 होते हैं। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इंक्लूडिंग चेयरमैन एंड सेक्रेटरी तो 15, अगर सिर्फ पूछा होता कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं तो वो 13 आंसर होता है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और इसमें कंफ्यूज होकर 15 13 में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है,
तो जब क्वेश्चन में इस तरीके का पूछेगा ना कि चेयरमैन और सेक्रेटरी को मिला के कितने हुए, तब आंसर होगा 15। ओनली पूछा कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेफ्टी कमिटी कितने होते हैं, है ना, तो 13 आंसर होता है। उसमें WI होते हैं, यूनियन के होते हैं, और आपका मैनेजमेंट की तरफ से रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे कुछ 13। एक्चुअल इसका इंक्लूडिंग चेयरमैन एंड सेक्रेटरी पूछा तो आंसर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AMM अंडर रेगुलेशन ऑफ द CMR 2017? ठीक है, डेफिनेशन में है CMR 2017 का, एबंडेंट माइन मीथेन जिसे कहा जाता है, मीन्स नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम अबंडेंट कोल माइंस और पार्ट देयर ऑफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, और मीन्स नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम कोल माइंस और पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, AMM का होता है अबंडमेंट माइन मीथेन। ठीक है, तो जो अबंडमेंट कोल माइन से अपन जो नेचुरल गैस निकालते हैं, जो मीथेन गैस ही मैक्सिमम क्या है, मीथेन गैस ही निकलता है, जो हमें डोमेस्टिक या कहीं भी इंडस्ट्रियल यूज कर सकते हैं। मीन्स सच वर्किंग एज हैव बीन अबंडन विथ नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर। ऐसा नहीं है, माइन मीथेन है इसका फुल फॉर्म, है ना। असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट माइन मैनेजर, अबंडेंट माइन प्लान, ऐसा कुछ नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है, ए। AMM होता है अबंडेंट कोल माइन से जो हम मीथेन गैस निकालते हैं, उसको अच्छे से अपन देखें तो मीन्स नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम अबंडेंट कोल माइंस, है ना, जो माइंस बंद हो चुका है वहां से जो हम मीथेन गैस निकाल रहे हैं, है ना, अबंडेंट कोल माइंस से और पार्ट देयर ऑफ से, तो वो कहलाता है आपका AMM। क्वेश्चन नंबर 47 है कि the chief inspector and inspector shall enter contravention in an interleafed, paged, and bound register kept for the purpose at the mine under regulation number। अच्छा, ठीक है, जो आपका जो रजिस्टर रखा हुआ है माइंस में, है ना, बाउंड रजिस्टर रखे हुए हैं, रिपोर्ट रखे हुए हैं, उसको चीफ इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर, है ना, इंस्पेक्टर की जगह RI होना चाहिए। रीजनल इंस्पेक्टर शैल एंटर कॉन्ट्रोवेंसी एनी इंटरलीव्ड पेज एंड बाउंड रजिस्टर केयर फॉर द पर्पस। ठीक, चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर आए, उन्होंने इंस्पेक्शन किया, उन्होंने कुछ उसमें कमी पाई। ठीक है, तो एक रेगुलेशन में आपने देखा होगा, एक फॉर्म 7 है शायद, है ना, उसमें क्या किया है, चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर अपना जो भी उन्हें कुछ कमी नजर आती है माइंस में, तो वहाँ फॉर्म 7 है या कुछ फॉर्म है ना, उस फॉर्म में लिखते हैं। चलिए इसको क्लियर ही कर लेते हैं, एक मिनट, कुछ प्रोसेस है। CMR, कॉन्ट्रवेंशन, हाँ देखो, ये रेगुलेशन नंबर 117 है ना, तो उसमें कॉन्ट्रवेंशन जो भी अगर चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर अपना इंस्पेक्शन करेंगे, उसमें उन्होंने कुछ पाया गलत, कॉन्ट्रवेंशन, है ना, तो इसमें फॉर्म, फिर यहाँ फॉर्म ये, क्योंकि ये वो अपडेटेड CMR नहीं है, इसमें फॉर्म नहीं लिखा। ठीक है, किसी को क्लियर है तो प्लीज मैसेज कर दे। फॉर्म जो भी है किसी फॉर्म में वो अपना लिखते हैं। ठीक है, फॉर्म 6, ठीक, फॉर्म 6, है ना, ठीक, थैंक यू। तो फॉर्म 6 में अपन क्या करता है, ये कुछ रेगुलेशन नंबर 117 कहता है कि RI और CI आएंगे माइंस में, इनको कुछ भी ऐसा दिखा, माइंस में इंस्पेक्शन करेंगे, है ना, इंस्पेक्शन के दौरान उन्हें कुछ गलत दिखा, कुछ उन्होंने पॉइंट आउट किया, तो ये जो भी अबाउट कॉन्ट्रवेंशन जो भी है वो अपने फॉर्म 6 में वो अपडेट करेंगे, जो भी रजिस्टर लिखा हुआ, रजिस्टर रखा होगा माइंस में, जिसे क्या कहते हैं, फॉर्म 6। ठीक है, उस फॉर्म 6 में ये क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन ऐसा घुमा के भी आ सकता था, इसलिए मैं फॉर्म खोज रहा था, है ना, फॉर्म 6 में क्या करेंगे अपन, वो अपडेट कर देंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया, रेगुलेशन नंबर 117। ठीक है, रेगुलेशन नंबर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी रिस्क नहीं लेना है कि रेगुलेशन नंबर हम क्या करते हैं, ज़्यादातर इतना ज़्यादा कौन याद करेगा।
है ना। तो रेगुलेशन नंबर याद करने का भी ट्रिक सीएमआर के क्लास में लास्ट में बताया गया है कि कैसे रेगुलेशन नंबर भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो रेगुलेशन नंबर भी याद कर सकते हैं आप। उधर से इम्पोर्टेंट रेगुलेशन तो बिल्कुल अपने को याद ही रखना है, लेकिन अभी समय है अपने पास, तो अपन क्या करेंगे, कोशिश करेंगे सारे रेगुलेशन जो कम से कम मशीनरी तक याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 48। The owner, manager and agent have copies of appointments made under the regulation 35(1) of the CMR 2017 shall be, ठीक है, sent in form 1, sent in form 11। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट करते हैं ऑनर, एजेंट और मैनेजर, वो अपॉइंटमेंट करते हैं, उनका कॉपी किसे सेंड करेंगे, है ना, उसका कॉपी किस फॉर्म में सेंड करेंगे या किस रजिस्टर में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48। पहला फॉर्म 1 में सेंड कर देंगे, फॉर्म 11 में सेंड कर देंगे। तीसरा ऑप्शन है आपका एंटर्ड इन अ बाउंड पेज बुक केप्ट फॉर द पर्पस वेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल द सच कंपिटेंट पर्सन शैल बी मेंटेन, नो नीड टू एंटर इन अ बाउंड पेज रजिस्टर। ठीक है, इसके लिए कोई फॉर्म मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट करते हैं ऑनर, एजेंट और मैनेजर, अलग अलग अपॉइंटमेंट जो करते हैं कंपिटेंट पर्सन का, है ना, तो उसका जो अपॉइंटमेंट करते हैं उसके लिए राइट आंसर है ये सी, एंटर्ड इन अ बॉन्ड पेज बुक। एक बॉन्ड पेज बुक में उसका पूरा एंट्री रखेंगे कि हमने किसका किसका अपॉइंटमेंट किया है। ठीक है, वेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल सच अ कॉम्पिटेंट पर्सन शैल बी मेंटेन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ये है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, मैच द फॉलोइंग। ओके, मैच द फॉलोइंग से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंट्रोल, सॉरी 49 ना, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंट्रोल, एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल। अच्छा ठीक, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं थोड़ा ठीक करता हूँ पहले। ये टाइप ऑफ कंट्रोल, ठीक है, टाइप ऑफ कंट्रोल ये वाले चीज हो गए, और एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल ये वाले चीज हो गए। ठीक है, अब ए का 1, बी का 2, सी का 3, इस तरीके से हमें आगे मैच करना है। ठीक है, एलिमिनेशन कंट्रोल क्या है, ओके, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था। एलिमिनेशन मतलब क्या, पूरी तरीके से उसे हटा दो। ठीक है, तो मैच करना हमें, पहला क्या है, एलिमिनेशन कंट्रोल क्या है। एलिमिनेशन कंट्रोल ऑटोमेटिक फायर डैम डिटेक्टर है कि सेफ्टी बेल्ट है कि यूज ऑफ सरफेस मैनर टू स्टॉप ब्लास्टिंग इन माइन। देखिए, है ना, तो देखिए एलिमिनेशन मतलब क्या, एलिमिनेट कर देना, जिससे खतरा हो उसको खत्म कर दो। ठीक है, ब्लास्टिंग से क्या होता था, खतरा होता था फ्लाई रॉक से किसी को लग गया, अंडरग्राउंड माइनिंग में अगर ब्लास्टिंग हो रहा है तो ऊपर सब्सिडेंस हो रहा है ना, तो इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो हो रहा है, परेशानी हो रही है। तो एलिमिनेशन मतलब खत्म ही कर दो, है ना, एलिमिनेट कर दिया हमने, ब्लास्टिंग को खत्म कर दिया। तो उसके जगह हमने क्या यूज कर दिया, सरफेस माइनर, है ना, सरफेस माइनर हमने यूज करना चालू कर दिया। मतलब ब्लास्टिंग से जो भी अपने को प्रॉब्लम होता था, जो एक्सीडेंट्स होते थे ब्लास्टिंग के कारण, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। मतलब अपन 100% सेफ हो गए, है ना। तो ए का क्या हो जाएगा आपका 3। ठीक है, क्लियर हुआ, एलिमिनेशन मतलब क्या हुआ। दूसरा देखिए, सेपरेशन कंट्रोल। सेपरेशन कंट्रोल होगा आपका, ये देखो आपका राइट लिखा हुआ है, सेपरेट रोड फॉर लाइट व्हीकल्स ना, सेपरेट कर दिया, आप नाम से ही पता चल रहा है, सेपरेशन, सेपरेट रोड फॉर लाइट व्हीकल्स, है ना। तो इसका हो गया पांचवा, कि आपने सेपरेट कर दिया कि या अलग कर दिया। सेपरेट मतलब क्या, अलग कर देना होता है। ठीक है, मान लीजिए, और एक काम का क्या, अंडरग्राउंड में क्या कर सकते हैं सेपरेशन में, जो मैं बताता था वहाँ, कि अपन फेंसिंग कर देंगे। ठीक है, फेंसिंग कर दिया मतलब डेंजर वाले जगहों को सेपरेट कर दिया। अभी अंडरग्राउंड सॉरी ओपन कास्ट माइंस में मैक्सिमम एक्सीडेंट किस कारण से हो रहे हैं, कि बड़े बड़े हॉल पैक जो होते हैं, डंपर होते हैं, वो छोटे गाड़ियों पे चढ़ जा रहे हैं, है ना। तो उसके लिए कंट्रोल हम क्या कर सकते हैं, ये हॉल रोड जिसमें डंपर चलता है, और उसके बगल में हम क्या कर दिए, लाइट व्हीकल के लिए सेपरेट रोड बना दिए। ठीक है, ये हॉल रोड बड़े डंपर के लिए चलने के लिए हो गया। ठीक है, और ये साइड में अपन क्या कर दिए,
सेपरेट लाइट व्हीकल रोड बना दिए। ये क्या हो गया, सेपरेशन हो गया, है ना। तो ये सेपरेशन कंट्रोल, लेकिन कहीं ना कहीं चौराहे में क्या होगा, जो हमारा जहाँ कहीं ना कहीं ये रोड मिलेगा, जो चौराहा होता है, तिराहा होता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपका रिस्क पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हुआ, और ये लाइट व्हीकल्स कोई कोई ड्राइवर होशियार भी होते हैं, वो इस रोड में डाल देंगे गलती से, है ना, गलती से या जानबूझ के डाल देंगे कि ये हॉल रोड जिस रोड में डंपर चल रहा है उसमें डाल दिए, तो वहाँ भी आपका 100%, इसीलिए आप सेफ नहीं हुए। आपने सेपरेट करने की पूरी कोशिश की कि लाइट व्हीकल अलग चले और हेवी व्हीकल अलग चले, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा चौराहा आएगा, तिराहा आएगा, जहाँ दोनों गाड़ियां एक दूसरे से एक ही जगह पे मिलेगी, और क्या है, नेग्लिजेंसी के कारण कोई भी ऑपरेटर जो लाइट व्हीकल ड्राइवर है, वो जा करके हेवी व्हीकल वाले रोड में डाल दिया, तो यहाँ आप 100% इसलिए सेफ नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, अंडरग्राउंड में जो फेंसिंग वगैरह कर दिए, 100% इसलिए सेफ नहीं हो पाते हैं क्योंकि लोग शॉर्टकट लेने के लिए उस रास्ते को पकड़ लेंगे, फेंसिंग देखने के बाद भी, है ना। ऐसा होता है कि फेंसिंग लगा दिया कि वहां कोई ना जाए, फिर भी शॉर्टकट है ऊपर जाने के लिए, तो वो शॉर्टकट से पूरा ही ऊपर चले जाते हैं। ठीक, तो ये सेपरेशन हो गया। ठीक, क्या हो गया आपका, देखिए इंजीनियरिंग कंट्रोल। आप इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या कर सकते हैं, है ना। इंजीनियरिंग कंट्रोल के लिए आप ऑटोमेटिक फायर डैम डिटेक्टर लगा सकते हैं। ये आप इंजीनियरिंग कंट्रोल किया आपने, है ना, कि ऑटोमेटिक फायर डैम डिटेक्टर लगा दिया। आपने इंजीनियरिंग का यूज किया, आग लगता है हमारे, सॉरी, डंपर वगैरह में आग लगता है, व्हीकल्स में, हेवी व्हीकल्स जो होते हैं उसमें आपने ऑटोमेटिक फायर डैम डिटेक्टर लगा, सॉरी फायर डैम्प बोल रहा है ना, फायर डैम्प बोल रहा है, मतलब मीथेन की बात कर रही है, अंडरग्राउंड माइंस की, है ना। आपने जगह जगह पे ऑटोमेटिक फायर डैम डिटेक्टर लगा दिया, तो जैसे ही मीथेन गैस वहां मिलेगा, तो वो ऑटोमेटिक फायर डैम डिटेक्टर में क्या होगा, अलार्म बजने लगेगा, ऑडियो विजुअल अलार्म चालू हो जाएगा। तो ये आपका एक तरीके से इंजीनियरिंग कंट्रोल हुआ, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मीथेन मिला, और आप वहां से बचने की जो भी प्रिकॉशन लेने की कोशिश करना चालू कर देंगे। अगला है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई जिसे बोलते हैं, जो सबसे लीस्ट है, आखिरी में सबसे हम यूज करते हैं, वो है सेफ्टी बेल्ट। ठीक है, कि अगर कुछ भी नहीं हुआ, हाइट में काम करना मजबूरी है, तो आपको लास्ट में पीपी, हेलमेट वगैरह जितने भी पीपी हो वो सब पहनेंगे, तो सेफ्टी बेल्ट भी क्या है, एक तरीके का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। ठीक है, तो ई का हो जाएगा 2, और डी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मीन्स आपका एसओपी फॉर ड्रैग लाइन ऑपरेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन लेता है ना, आप एसओपी बना दिए, एसओपी बना दिए, तो उससे क्या होगा, जो एसओपी के अकॉर्डिंग काम होगा, तो कहीं ना कहीं जो रिस्क है वो कंट्रोल होगा। ठीक है, एसओपी के अकॉर्डिंग आपका काम होगा, तो कहीं ना कहीं रिस्क कंट्रोल होगा। तो इससे देखिए आप अगर पिछले डिस्कशन को भी देखे होंगे, तो इससे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। एलिमिनेशन, सेपरेशन, इंजीनियरिंग, घुमा घुमा के क्वेश्चन कहीं परसेंट पूछ देता है कि एलिमिनेशन में कितना परसेंट आप कंट्रोल कर पाओगे, इंजीनियरिंग में कितना परसेंट कंट्रोल कर पाओगे। इसमें देखिए ये इसमें इस क्वेश्चन ने पूछ दिया कि एलिमिनेशन क्या है, सेपरेशन क्या है, तो इसको बहुत अच्छे से अगर समझे होंगे तो ये बहुत आसान है। ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में गलत आंसर का मार के आ जाते हैं। आप समझ गए हैं, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, उसमें कहीं ना कहीं गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, फॉर्म है क्लियर। ये आपका एलिमिनेशन कंट्रोल वाला हो गया। बाकी जो अपन उसमें क्लासेस में भी पढ़े हैं, इसको आप ये वाला पोर्शन जरूर, रिस्क वाला जो है उसमें देखिएगा। ठीक है, जैसे आपको ये वाला चीज फिर से दिखा देते हैं, पिछले क्लासेस में भी ये दिखाया था मैंने, है ना। ठीक है, इसको जो हमने डिस्कस किया हुआ है, इसको अच्छे से देखना, इसको घुमा घुमा के इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जहाँ तक अभी हमने। ठीक है, सारे के परसेंट भी याद रखना है कि एलिमिनेशन में 100% कंट्रोल हो जाता है,
सब्स्टिट्यूशन में 75, सेपरेशन में 50, ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन में 30, इसमें 20 और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में सिर्फ और सिर्फ 5% ही कंट्रोल हो पाता है। ठीक है, तो परसेंट भी बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। आप अपना खुद का हैंड नोट बना सकते हैं कि एलिमिनेशन में 100%, सब्स्टिट्यूट 75, देखिए 75 पहले क्या है, 25-25 घटा, 100 से 75, 75 से 50, ये क्या है 25-25 घटा। अब क्या है उसके बाद 20-20 घटा, 50 से 30, 30 से 20, फिर लास्ट में 5%। ये आपको इस तरीके से कोई भी आप अपना पर्सनल ट्रिक बना करके ये परसेंट भी याद रखिए। ठीक है, और होता क्या है ये भी याद रखिए कि एलिमिनेशन क्या होता है, सेपरेशन, क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन अभी हमने पिछले डिस्कशन में ही 2-4 क्वेश्चन देख लिए। अब कुछ भी एग्जामिनर क्वेश्चंस इससे बना सकता है, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक सर्वे इज एन इम्पोर्टेंट सर्वे रिक्वायर्ड टू बी डन टू इंश्योर। ठीक है, जो सर्वेइंग करते हैं उसमें चेक सर्वे होता है। तो चेक सर्वे एक इम्पोर्टेंट सर्वे है, उससे हम क्या इंश्योर करने के लिए चेक सर्वे करते हैं, ये क्वेश्चन है। हाँ, ऑप्शन देखिए क्या क्या है। द करेक्टनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ प्लान ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, चेक कर रहे हैं हम, है ना, चेक कर रहे हैं मतलब अपन जो प्लान हमारे पास पहले से है उसको अपन एक्यूरेसी और करेक्टनेस चेक कर रहे हैं कि कितना वो प्लान करेक्ट है, कितना एक्यूरेट है प्लान, है ना। अगला क्या है, डीजीएमएस हैज इशू द गाइडलाइन थ्रू सर्कुलर फॉर कैरिंग आउट चेक सर्वे। डीजीएमएस ने भी गाइडलाइन दिया है कि आप चेक सर्वे करें ताकि आप श्योर हो सके कि आपका प्लान करेक्ट है, एक्यूरेट है। दूसरा क्या है, एज पर 6th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस अ टीम ऑफ क्वालिफाइड शुड बी अपॉइंटेड एट एरिया लेवल टू कैरी आउट द रेगुलर चेक सर्वे। ठीक है, ये भी नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में भी ये रिकमेंडेशन दिया गया है कि आप टीम बनाएं चेक सर्वे करने के लिए एरिया लेवल में। अगला ऑप्शन है, चेक सर्वे रिक्वायर्ड व्हेन द वर्किंग हैज एडवांस्ड 500 मीटर फ्रॉम प्रीवियस चेक सर्वे। ठीक है, एक बार आपने चेक सर्वे कर लिया प्लान का, फिर उसके बाद 500 मीटर आप आगे बढ़ गए, फिर से आपको क्या करना है, चेक सर्वे करना है, हर 500 मीटर में चेक सर्वे करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो चेक सर्वे ये है। क्वेश्चन नंबर 51, डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग अंडर रेगुलेशन 2 ऑफ सीएमआर 2017 मीन्स। ठीक है, डीप होल ड्रिलिंग, ये डिफिनेशन से क्वेश्चन आ गया कि डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग क्या होता है, सबको पता है अपन को कि 3 मीटर, मोर देन 3 मीटर, ये मोर देन ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी में लेस देन या ओनली 3 मीटर लिखा रहता है तो अपन उसको मार के आगे बढ़ जाते हैं। ड्रिल होल्स मोर देन 3 मीटर इन डेप्थ एंड यूज फॉर ब्लास्टिंग इन ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। अब पहला ऑप्शन अगर बिलो ग्राउंड रहता, अपन 3 मीटर देखते, राइट मार के आगे बढ़े, तो अच्छे से वो पूरा जो आपका ऑप्शंस दिया रहेगा उसमें पूरा आपको पढ़ना है ना। गलती बहुत होती है कि अपन थोड़ा सा देखे, 3 मीटर देखे, आगे बढ़ गए, हाँ ये 3 मीटर है तो ये सही आंसर होगा। तो पूरा देखना, हम ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन में ही डीप होल होता है, अंडरग्राउंड में डीप होल नहीं होता है। और ऑप्शन देख लीजिए क्या है, मोर देन 3 मीटर इन डेप्थ एंड यूज फॉर ब्लास्टिंग बिलो ग्राउंड माइंस, बिलो ग्राउंड में यूज नहीं होता है। इन बोर्ड एंड पिलर बिल्कुल नहीं। ड्रिल हॉट नॉट मोर देन, देखिए नॉट आ गया, ये भी ध्यान देना है। पहला ऑप्शन कहीं नॉट मोर देन रहा, अपन ध्यान नहीं दिए, मोर देन 3 मीटर इन डेप्थ इन ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन। ठीक है, नॉट मोर देन लिखा है मतलब गलत है। तो इसका राइट आंसर हम सबको पता है कि 3 मीटर से ज्यादा ओपन कास्ट माइंस में अगर ड्रिल होल का डेप्थ रहता है तो वो डीप होल ब्लास्टिंग कहलाता है। Question number 52. Every air receiver shall be tested at a pressure of dash, the maximum permissible working pressure at an interval of dash year. ठीक है, इंटरनल लिख गया, ये इंटरवल होगा। जो एयर रिसीवर होते हैं, है ना, एयर रिसीवर को टेस्ट करना है, उसका प्रेशर, उसका प्रेशर चेक करेंगे तो उस प्रेशर से कितना टाइम्स उसका मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग प्रेशर होना चाहिए, है ना। जैसे आप मान लीजिए प्रेशर अपने को 2 चाहिए, ठीक है, 2 पास्कल प्रेशर चाहिए, तो उसका जो मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग प्रेशर कितना होगा, है ना, 2 से मतलब 2 से ज़्यादा तो होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, 2 चाहिए अपने को। तो मैक्सिमम
एयर प्रेशर उसमें कितना हो सकता है और उसको कितने इंटरवल में हमें चेक करना है, ये ध्यान देना है ना। एयर रिसीवर का जो एयर प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 1.5 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। 1.5 टाइम्स होना चाहिए जो मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग प्रेशर होता है, ठीक है। तो 1.5 गुना होना चाहिए, एक तो ये है। और कितने इंटरवल में चेक करेंगे, हर 3 साल में, ठीक है। हर 3 साल में अपन क्या करेंगे, 3 साल में उसको अपन को क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, नोटिस ऑफ ओपनिंग ऑफ माइन अंडर रेगुलेशन 3(1) ऑफ द CMR 2017 इज सबमिटेड टू चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इन फॉर्म, ठीक है। नोटिस ऑफ ओपनिंग रेगुलेशन नंबर 3, कौन से फॉर्म में अपन नोटिस ऑफ ओपनिंग देंगे, फॉर्म 1A, ओके। नोटिस ऑफ ओपनिंग फॉर्म 1A, नोटिस ऑफ री ओपनिंग फॉर्म 1B। इस तरीके से सारे फॉर्म आपको याद रखने हैं, फॉर्म 6, 7 जहां तक है वो सारे फॉर्म याद रखने हैं, उससे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। चार्ज रिपोर्ट जो मैनेजर देता है वो भी फॉर्म 7 है शायद, ठीक है। तो जितने भी फॉर्म्स हैं वो सारे फॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है। अबंडन, डिसकंटिन्यूएंस, रीओपनिंग, ओपनिंग, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, नोटिस ऑफ डिसीज, सारा फॉर्म जो भी है आपको याद रखना है, ठीक है। नोटिस ऑफ अबंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस आर प्रिस्क्राइब्ड इन, देखिए फिर रेगुलेशन नंबर से क्वेश्चन आ गया कि नोटिस ऑफ अबंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस कैसे होगा, ठीक है। तो पहला तो देखिए इसको अपन इस तरीके से अ, ये तो चलो स्टार्टिंग का ही है, फिर भी हमें इस तरीके से याद रखना है। 3 क्या है अपना, नोटिस ऑफ ओपनिंग है। क्या क्या खुल रहा है, अरे बंद हो जा रहे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, 54 था ना। रेगुलेशन नंबर 3 क्या है, नोटिस ऑफ ओपनिंग, ठीक है। आपने माइंस ओपन कर लिया, ठीक। तो रेगुलेशन नंबर 4 क्या हो जाएगा, एनुअल रिटर्न। आपने ओपन किया, खदान वगैरह चलाया, तो आपका कोयला जब निकल रहा है, ठीक है, कोयला जब निकल रहा है तो आप क्या करोगे, उसमें एनुअल रिटर्न भरोगे, ओके। फिर पांचवा क्या हो गया, नोटिस ऑफ ओपनिंग, ओपन किया आपने, फिर एनुअल रिटर्न भी भरा। चौथा क्या हो गया, एनुअल रिटर्न। आपने ओपन किया तो कोयला निकला, आपने मैन पावर रखा तो आपको एनुअल रिटर्न भरना पड़ेगा। सब कुछ हो गया तो पांचवा क्या हो गया, नोटिस ऑफ अबंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूअंस, ठीक है। अबंडमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूअंस पांचवा हो गया। इस तरीके से आपको पूरा रेगुलेशन याद हो जाएगा। रेगुलेशन को बहुत अच्छे तरीके से क्या किया गया है, सजाया गया है एक तरीके से, देखे है ना। तो रेगुलेशन 3 ओपनिंग हो गया, चौथा हो गया एनुअल रिटर्न, पांचवा क्या हो गया, एबंडेंट क्लोजर डिस्काउंटेंस, फिर छठवां हो जाएगा रीओपनिंग, ठीक है। कि किसी बंद तो हो गया था लेकिन आपको दोबारा खोलना है, तो फिर आपको फॉर्म 6 में आपको सॉरी रेगुलेशन नंबर 6 में रीओपनिंग के बारे में बताया गया। इस तरीके से बढ़ते जाएंगे तो आपको सारा कुछ रेगुलेशन भी याद हो जाएगा, जो CMR के अपन लेक्चर में हमने इसको कवर किया है ना। तो डायरेक्ट याद नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके से ट्रिक बनाकर अपना रेगुलेशन नंबर याद कर सकते हैं। और चैप्टर वाइज याद कीजिए, चैप्टर 1 में इतने रेगुलेशन है, हाँ इतना रेगुलेशन याद हो गया। फिर सेकंड चैप्टर रेगुलेशन 9 से चालू हो रहा है, जो भी है ना, जो भी रेगुलेशन चालू हो रहा है वो अपने को याद रखना है। उस चैप्टर का सारा रेगुलेशन टॉपिक वाइज याद रखना है, क्योंकि रेगुलेशन से क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 क्वेश्चंस भी आते हैं, 3 भी आता है, तो हम उसे क्यों छोड़ेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, हाउ मेनी ईयर्स एवरी मेंबर ऑफ बोर्ड अदर देन चेयरमैन होल्ड द ऑफिस फ्रॉम देयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। कितने साल का टेन्योर होता है आपका, किसके लिए, चेयरमैन के अलावा, अदर देन चेयरमैन, जो भी मेंबर्स हैं कमिटी में, ठीक है। बोर्ड जो माइनिंग एग्जामिनेशन का बोर्ड होता है, उसके जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर कितने साल का होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो 3 साल का होता है, और अनटिल हिज सक्सेसर इज अपॉइंटेड विच एवर इज लेटर, ठीक है। ये पूरा लाइन देखना है। यहाँ तो 5 साल ये गलत हो ही गया, 4 गलत हो गया, ओनली 3 साल, ये एक कंफ्यूज करेगा। और क्या है, 3 years और until his successor is appointed whichever is later, ठीक है। whichever is later तो खतरनाक वर्ड हो गया, अभी अभी आपने देखा होगा
की वैकेंसी भी आई है कोल इंडिया के जो है, उसमें यही मांगा है कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देखा जाए या सर्टिफिकेट दिखाया जाए, विच एवर इज लेटर, मतलब बाद में जो हो रहा है, ठीक है, बाद में जो हो रहा है, या तो 3 साल बाद में होगा या उसका सक्सेसर आ जाए, आने तक उसे रुकना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। 56, अपॉइंटमेंट फॉर परमानेंट मेंबर ऑफ बोर्ड। अब परमानेंट मेंबर नहीं होते 5 साल में, उनका टेन्योर खत्म होता है। In an open cast mine which is worked by HEMM or any mechanized mine having below ground workings, one additional mechanical engineer possessing degree or diploma should be appointed if, ठीक है, ओपन कास्ट माइंस में जहाँ HEMM यूज हो रहे हैं, है ना, और या बिलो ग्राउंड माइंस बहुत ही ज्यादा मैकेनाइज्ड है, कंटिन्यूस माइनर वगैरह एसडीएल वगैरह यूज हो रहे हैं उसमें, है ना, एसडीएल एसडीएल यूज हो रहा है, तो वन एडिशनल मैकेनिकल इंजीनियर, एक एडिशनल मैकेनिकल इंजीनियर को कब लाया जाएगा, कब अपॉइंट किया जाएगा, अगर सारे मशीन्स का हॉर्स पावर कितने से ज्यादा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 56, तो आप जब सीएमआर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ये हॉर्स पावर ऑफ ऑल मशीनरी एक्सीड 1500, जब 1500 से ज्यादा हो जाएगा तब आप एक एडिशनल मैकेनिकल इंजीनियर वहां रखेंगे, है ना, तो क्वालिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर रखेंगे 1500 हॉर्स पावर से, जब सारे मशीन का मिला करके, सिर्फ एक मशीन नहीं, जितने भी मशीन चल रहे हैं उन सब का पावर मिला के 1500 हॉर्स पावर से ज्यादा होगा तो एक मैकेनिकल इंजीनियर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, 1200 गलत, 1000 गलत, 1400 गलत, 1300 गलत। क्वेश्चन नंबर 57, 57 कहता है कॉपीज ऑफ अबंडेंट माइन प्लान सबमिटेड टू सिम मस्ट शो। ठीक है, अबंडेंट माइन प्लान का जो कॉपी है जो हम सबमिट करते हैं चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, उसमें क्या शो करना चाहिए, है ना। तो माइन प्लान का, अबंडेंट माइन प्लान, है ना, माइंस आपने बंद कर दिया तो बंद करने का जो प्लान आपने बनाया कि हमने क्या क्या करके बंद किया है, उसमें क्या क्या शो करेंगे जो चीफ इंस्पेक्टर को आपने जमा किया। द बियरिंग एंड डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट माइन ओपनिंग फ्रॉम द ट्राई जंक्शन और रेवेन्यू पुलर और फ्रॉम एनी अदर प्रोमिनेंट एंड परमानेंट सरफेस फीचर्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपन सेफ शो करेंगे उसमें कि बियरिंग भी शो करेंगे और माइन ओपनिंग का डिस्टेंस, जो ट्राई जंक्शन प्लेयर, ट्राई जंक्शन और रेवेन्यू पिलर या कोई भी प्रोमिनेंट परमानेंट सरफेस फीचर से उसको अपन शो करेंगे। दूसरा है पोजीशन ऑफ एवरी वाटर डैम अंडरग्राउंड। ठीक, अंडरग्राउंड में जितने भी आपने वाटर डैम बनाया है, क्यों, क्योंकि पानी से खतरा हो सकता है बगल वाले माइंस को, या उस माइंस को अगर दोबारा खोलेंगे तो खतरा हो सकता है, तो जो भी आपने अंडरग्राउंड माइंस में जहां जहां वाटर डैम बनाया है तो उसको भी आपको शो करना पड़ेगा। ऑक्सिलरी फैन से अपने को कोई मतलब नहीं है, है ना, बगल वाले माइंस को ऑक्सिलरी फैन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका माइंस बंद हो चुका है, लेकिन पानी से फर्क पड़ेगा, इसलिए इसका राइट आंसर है ए एंड बी। 57 का आंसर ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, द मैनेजर ऑफ एवरी माइन वेयर एयरबोर्न डस्ट इज जनरेटेड shall formulate and implement a scheme specifying। ठीक है, जो मैनेजर हैगा किसी भी माइंस का, हर माइंस का मैनेजर क्या करेगा, जहां एयरबोर्न डस्ट जनरेट होता है, shall formulate and implement a scheme। ठीक है, वहां एक स्कीम बनाएगा मैनेजर और इम्प्लीमेंट करेगा, उस स्कीम में क्या होना चाहिए। द टाइमिंग एंड पैटर्न ऑफ सैम्पलिंग, पहला ऑप्शन है सैम्पलिंग का टाइमिंग और पैटर्न, किस तरीके से किस समय सैम्पलिंग लेना है। ठीक है, एयरबॉर्न डस्ट जो अपन सैम्पलिंग लेंगे उसका टाइम लिखा रहेगा कि किस टाइमिंग में आपको सैंपल लेना है और किस पैटर्न में सैंपल लेना है। ठीक है, अगला क्या है, द इंस्ट्रूमेंट्स एंड एसेसरीज टू बी यूज फॉर सैम्पलिंग, उस स्कीम में ये भी लिखा रहेगा कि आप जो सैम्पलिंग करेंगे उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, कौन सा एसेसरीज यूज होगा सैम्पलिंग करने के लिए। ठीक है, अगला ऑप्शन है द फॉर्मेट इन विच द रिजल्ट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डस्ट कंसंट्रेशन एंड अदर पर्टिकुलर्स आर टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, एक फॉर्मेट बनाएगा, जैसे रजिस्टर में एक फॉर्मेट होगा, उसमें कैसे जो रिजल्ट आया सैम्पलिंग का, जो रिजल्ट आया और कि डस्ट कंसंट्रेशन कितना मिला, उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या लिखना है, उसका एक फॉर्मेट भी बनाएगा, उस स्कीम में बताएगा वो। और अगला ऑप्शन है द लेबोरेटरी at which respirable dust content of samples and quartz content shall be determined। ठीक है, उस स्कीम में ये भी लिखा रहेगा कि एयरबोर्न डस्ट का
जो है उसे कैसे डिटरमाइन करना है ना। द लेबोरेटरी एट विच रेस्पिरेबल डस्ट कंटेंट ऑफ सैंपल्स एंड क्वार्ट्ज कंटेंट शैल बी डिटरमाइन। ठीक है, तो ये सारा कुछ उस स्कीम में लिखा रहेगा कि किस टाइम पे करना है, किस पैटर्न में करना है, किस इंस्ट्रूमेंट से करना है, किस फॉर्मेट में आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और किस लेबोरेटरी में जाके उस एयरबॉर्न डस्ट को क्या करना है, वो करना है ना, किस लेबोरेटरी में जाके जांच करना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। 59 देखिए, अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी competent टू परफॉर्म अ टास्क इफ ही इज डैश एंड डैश। ठीक है, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या है, कॉम्पिटेंट कब है पर्सन, है ना। तो इस तरीके का भी देखिए आपका क्वेश्चन आता है जिसमें इस तरीके के ऑप्शंस रहेंगे, मल्टीपल ऑप्शन सही हैं, वो आपका राइट आंसर इनमें से छांटना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है, कॉम्पिटेंट कौन कौन रहेगा, है ना। तो पहला क्या, हैविंग रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी। ठीक है, वो हैविंग रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी, उस काम करने के लिए पूरी तरीके से जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा सक्षम हो। ओके, पूरा सक्षम हो, एक तो ये ऑप्शन है सही। लॉ अवेडिंग, लॉ का जानकार हो, है ना, कानून जानता हो, ये कोई जरूरी नहीं है किसी को कॉम्पिटेंट होने के लिए। नॉट फ्रीक्वेंटली एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी। ओके, अगर फ्रीक्वेंटली एब्सेंट होता है ड्यूटी से तो उसको कॉम्पिटेंट में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मान लो बहुत ज्यादा अच्छा ऑपरेटर है, बहुत ज्यादा अच्छा कॉम्पिटेंट पर्सन है, बहुत अच्छा ज्यादा काम जानता है, लेकिन ड्यूटी कम आता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत बात हो जाएगा। हैविंग फिटनेस फॉर वर्क, काम करने के लिए फिट हो, ये सही है। एडिक्वेटली ट्रेंड, ट्रेंड हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो इसमें से 1 4 5 कौन सा है, ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अब्सेंट करता हो, अब्सेंट कर रहा है लेकिन वो क्या है, कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट तो जो कला है वो तो रहेगा ही, है ना, काम करने का जो कला आता है वो तो उसके अंदर रहेगा ही, चाहे वो ड्यूटी अब्सेंट करे या ना करे ना। तो इस तरीके का कॉमन सेंस वाला क्वेश्चंस भी आता है, ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा किसी बुक में, है ना। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आ गया। टाई जंक्शन जहाँ 3 माइंस मिलते हैं। ठीक है, सही है। The district magistrate is not empowered to exercise the powers of an inspector referred by सेक्शन। सेक्शन नंबर पूछ दिया, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन ना, एक माइनिंग सरदार ओवरमैन का एग्जाम हुआ था, उसमें ये सेक्शन नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे थे, जो शायद डब्ल्यूसी होता है या कोई एक सब्सिडरी में एग्जाम हुआ था, वहाँ माइंस एक्ट के सेक्शन नंबर पूछना चालू कर दिया था, है ना। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन सेक्शन नंबर पे आए। लोग अक्सर क्या करते हैं, रेगुलेशन नंबर याद करते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए सेक्शन नंबर से भी क्वेश्चन बन सकता है, बनता है। इसके लिए भी अपने को मेंटली प्रिपेयर रहना है। एग्जाम है, कुछ भी पूछ सकता है, एग्जाम तो सरप्राइज होता है ना। कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर का मन किया सेक्शन नंबर पूछ दिया एक्ट का, है ना। रूल नंबर पूछ सकता है, माइंस रूल कौन याद करता है, मतलब 90% लोग माइंस रूल के नंबर पे ध्यान नहीं जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्स भी हुए हैं जहां माइंस रूल का नंबर पूछ दिया। ठीक है, तो इसके लिए भी अपने को कहीं ना कहीं प्रिपेयर रहना है। यहाँ देखिए सेक्शन नंबर पूछ दिया। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज नॉट एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर रेफर्ड बाई सेक्शन। हाँ, माइंस एक्ट के किस किस सेक्शन में ये ये बोला गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंस्पेक्टर का पावर नहीं रखता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 60 का है 22, 22A और 61। ये जो सेक्शंस है माइंस एक्ट के, है ना, 22, 22 से और 61, इसमें ये बोला गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज नॉट एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ ए इंस्पेक्टर। ठीक। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आया कि अपने को सेक्शन नंबर भी ध्यान रखना है, रूल नंबर भी ध्यान रखना है। एग्जामिनर का कुछ कोई भरोसा नहीं, हो सकता है रूल नंबर पूछ दे। रेगुलेशन तो बिल्कुल आपको याद करना ही है। अभी समय है, अभी से आप रोज रिवाइज करेंगे, एक नोट्स जैसा बनाएंगे,
तो रेगुलेशन नंबर भी कोई बड़ी चीज नहीं है। बाकी इंपॉर्टेंट जो रेगुलेशन नंबर है वो तो याद रखना ही है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू अपीयर इन सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन प्रिस्क्राइब्ड अंडर रेगुलेशन ऑफ द CMR 2017। ठीक है, जो सरदार सर्टिफिकेट के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताया गया है ना, कि मिनिमम 1 साल, और जो नॉन डिप्लोमा है वो मिनिमम 3 साल। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो बताया गया है वो किस रेगुलेशन में बताया गया है, ये आपका क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, तो रेगुलेशन नंबर 17 है, उसमें ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है कि वहाँ आपका सरदार सर्टिफिकेट के लिए 1 साल डिप्लोमा होल्डर, और नॉन डिप्लोमा होल्डर जो फील्ड वाले हैं उनके लिए 3 साल। फॉर एवरी माइन वेयर इन डैश और मोर पर्सन आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड द ऑनर एजेंट और मैनेजर सेल डेजिग्नेट suitable qualified employees of the mine as a workman inspector। ठीक है, वर्कमैन इंस्पेक्टर कब लाया जाता है, और मतलब कितने से ज्यादा पर्सन एम्प्लॉय हो जाते हैं तो अपने को वर्कमैन इंस्पेक्टर लाना, और कितने नंबर ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 62 का डी है आंसर, कि 500 या उससे ज्यादा लोग जब 500 या उससे ज्यादा लोग काम करने लगते हैं किसी माइंस में, तो वहाँ तीन, ठीक है, 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर तीनों फील्ड से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और माइनिंग, तीनों फील्ड से एक एक वर्कमैन इंस्पेक्टर, मतलब 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर वहाँ अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट shall ordinate within dash from the day of receipt of any objection against a notice issued under section 22(1) refer the same to a committee। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई भी ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मामला गया, कोई किसी ने ऑब्जेक्शन किया, है ना, किसी ने ऑब्जेक्शन किया सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितने महीने के अंदर इशू करेगा नोटिस, है ना, फ्रॉम द डे ऑफ रिसीव ऑब्जेक्शन अगेंस्ट नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 21 ऑफ द सेम टू कमिटी। कमिटी को इशू करेगा, है ना, कमिटी को बोलेगा ठीक है आप इसका जांच कीजिए। किसी ने ऑब्जेक्शन किया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि मेरे साथ गलत हुआ है ना, तो फ्रॉम द डे ऑफ रिसीप्ट ऑफ एन ऑब्जेक्शन, कितने महीने के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को कमिटी को रेफर करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्शन को। तो कमिटी फिर जांच पड़ताल करेगी, अपना रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या है आपका, 2 मंथ्स। 2 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर करना पड़ेगा उस केस को कमिटी को। ठीक है, नोटिस, कमिटी को नोटिस देगा कि आप इसका जांच पड़ताल करिए, जो भी इसमें है आप इसको रिपोर्ट तैयार करके सबमिट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, वाइल असेसिंग रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन हजार्ड इन माइन। एक्सप्लोजन होता है माइंस में, मीथेन गैस एक्सप्लोजन होता है, कोल डस्ट एक्सप्लोजन होता है अंडरग्राउंड माइंस में। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, एक्सप्लोजन का आप एसेस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, है ना, रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, एक्सप्लोजन हजार्ड का रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा दो ऐसा चीज है जिसे आप कंसिडर करेंगे। पहला ऑप्शन है प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द माइन। ठीक है, तो हम मीथेन का मतलब एक्सप्लोजन के बारे में हम असेसमेंट कर रहे हैं, तो हम प्रोडक्शन को ध्यान में नहीं रखेंगे कि कम है कि ज्यादा है ना, प्रोडक्शन चाहे जितना भी हो, हमें असेसमेंट क्या करना है, एक्सप्लोजन के बारे में। दूसरा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन माइन। ठीक है, एम्प्लॉय पर्सन्स के ऊपर उस एक्सप्लोजन डिपेंड ही नहीं करता है, वो मीथेन के ऊपर डिपेंड करेगा या कोल डस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो चाहे कितने भी लोग काम करें उससे हमको कोई मतलब नहीं। तीसरा है लाइकलीहुड ऑफ लॉस और हार्म टू पीपल। हाँ, ये हम देखेंगे। ठीक है, रिस्क का क्या होता है, रिस्क का लाइकलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, ये अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है। रिस्क किसका कॉम्बिनेशन है, डेफिनेशन है रिस्क का, लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंस का कॉम्बिनेशन को रिस्क कहते हैं। ये अपना सिंपल सा रिस्क का डेफिनेशन है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है रिस्क क्या है। तो रिस्क क्या है, लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंस का कॉम्बिनेशन को रिस्क कहते हैं। ठीक है, तो कितने लोगों को हार्म पहुंचेगा, लॉस होगा कितना लोगों के लाइफ का, है ना,
ये हम वहाँ कंसिडर करेंगे बिल्कुल। चौथा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। कोई भी कैसा भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, है ना। कि हो सकता है जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है क्या है, जैसे मैनेजर, उसके नीचे कितना असिस्टेंट मैनेजर है, उसके नीचे कितना ओवरमैन है, कितने वर्कर है उसके नीचे, ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इससे अपने को क्या मतलब है, अपन रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं। ठीक, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत। अगला क्या है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हजार्ड इन टर्म ऑफ लॉस और हार्म टू पीपल। ये भी सही है, क्योंकि रिस्क का फॉर्मूला होता है लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस का कॉम्बिनेशन। लाइक्लीहुड एक सही है, और क्या है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। जो एक्सप्लोजन होगा उसमें कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना लॉस होगा, पीपल को कितना हार्म पहुंचेगा, मशीनरी को कितना लॉस होगा, प्रोडक्शन का कितना लॉस होगा, और ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारे माइंड्स का कितना डायरेक्ट इनडायरेक्ट लॉस कितना होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो गया 3 और 5, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65। व्हाट डज एसएमपी डिमॉन्स्ट्रेट इन द पार्ट ऑफ ऑनर एजेंट एंड मैनेजर। ठीक है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो होता है, व्हाट डज एसएमपी डिमॉन्स्ट्रेट इन द पार्ट ऑफ ऑनर एजेंट और मैनेजर। तो इसमें ये क्या कहता है, ड्यू नेग्लिजेंस। तो ऑनर एजेंट और मैनेजर को एसएमपी से क्या होता है, मतलब एसएमपी में ऑनर एजेंट और मैनेजर को क्या कहा जाता है ना, कि नेग्लिजेंस रहो, नेग्लेक्ट करो, पेशेंस से काम करो, परफॉर्मेंस से काम करो, और डिलीजेंस। ठीक है, डिलीजेंस। ठीक है, डिलीजेंस क्या हो गया, अपने अंदर किसी को पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। आपने किसी को डेलीगेट कर दिया कि अ, ठीक है ये चीज़ आप संभालिए, पूरा ओवरऑल मैनेजर रखेगा तो क्या होगा, उसके पास इतना ज़्यादा बर्डन हो जाएगा कि वो हर जगह ध्यान नहीं दे पाएगा। तो किसी पार्ट ऑफ माइंड को डेलीगेट कर दिया कि इस पार्ट ऑफ माइंड को किसी असिस्टेंट मैनेजर या जो भी उसके नीचे है, वो अपने उसको डेलीगेट कर दिया। ठीक है, तो क्या कहता है ये, ऑनर एजेंट और मैनेजर डेलीगेंस सिखाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66। A manager shall be assisted by safety officer in the work of promoting safe practices in the mine under regulation 29 of CMR if। ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर कब अपॉइंट किया जाएगा, ये क्वेश्चन है आपका कि सेफ्टी ऑफिसर कब अपॉइंट कराया जाएगा। तो अंडरग्राउंड माइंस के केस में तो है 5,000 टन से ज़्यादा आपका आउटपुट रहेगा, मंथली आउटपुट, है ना। एवरेज मंथली आउटपुट ऑफ बिलो ग्राउंड माइन एक्सीड्स 5,000 टन। अंडरग्राउंड के केस में है 5,000 टन से ज़्यादा, तो, है ना। और ओपन कास्ट माइंस में 20,000 क्यूबिक मीटर कहा गया है, कि जो पूरा ओवरऑल मटेरियल है ना, मटेरियल हैंडल्ड मतलब कोल प्लस ओबी दोनों को मिलाकर जो मंथली आउटपुट मिलता है हमें ऑफ एन ओपन कास्ट माइन एक्सिस 20,000 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इसका ये 5,000 गलत है बिलो ग्राउंड माइंस में। आउटपुट ऑफ बिलो ग्राउंड माइन एक्सिस 5,000 क्यूबिक मीटर, देखिए यहाँ कंफ्यूज किया। अंडरग्राउंड में क्यूबिक मीटर में नहीं, कोयला बस निकलता है, ओबी नहीं निकलता है, इसलिए क्यूबिक मीटर गलत हो गया। हंड्रेड ओपन कास्ट मैंने एक्सिस 20,000 टन, देखो यहाँ टन लिख दिया, ये भी गलत हो गया। ओवरऑल मटेरियल को अपन क्यूबिक मीटर में निकालते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए एंड बी। यही क्वेश्चन जो आपने पूछा था ना, कि टन को कोयले में, सॉरी, है ना, कोयले को टन में, तो अंडरग्राउंड माइंस में ये इसलिए यहाँ टन लिख दिया, है ना। ओपन कास्ट माइन टन लिख दिया, लेकिन अपन ओवरऑल मटेरियल देखता है कितना हैंडल हो रहा है। तो इसका आंसर हो गया ए एंड बी। चलिए 65 याद रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन यहीं से कंटिन्यू करेंगे, है ना। जी, ज़्यादा हो गया, कहीं जाना भी है मुझे। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं। ओके, गुड डे। जियोलॉजी में एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग क्लीट, मेन क्लीट एंड फेस क्लीट। जियोलॉजी असल पढ़े बहुत दिन हो गया, तो क्लीट जो होता है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, डिस्कस करते हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअल क्लीट के बारे में, है ना। जो फ्रैक्चर्स होता है ना, एक तो क्लीट ये हो गया कि नेचुरल फ्रैक्चर्स जो होते हैं कोल में,
ना कोल का जो सीम है उसमें वर्टिकल फ्रैक्चर्स को क्लीट कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें अब आप क्या पूछ रहे हैं, इसका क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन था कल होगा, कल मॉर्निंग में होगा। ठीक है, मेरा सेकंड शिफ्ट है, तो कल मॉर्निंग में अपन क्लास करते हैं इसके बारे में अच्छे से डिस्कस। मतलब मैं भी एक बार देख लूँ, जियोलॉजी बहुत दिन हो गया। तो जैसे क्लीट होता है नेचुरल क्रैक, जो कोल सीम में आ जाता है वो, है ना। अब क्लीट, मेन क्लीट, फेस क्लीट, ठीक है, अपन इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.